हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीएसएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो में झील के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी की वीडियो में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट करा दिया है और इस समय पे इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स चल रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज ये इंडियन हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम इंडिया की लेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रम देखेंगे इनका। राजस्थान में सबसे पहले तो जो राजस्थान की झीलें हैं उसमें नक्की, सांभर, पिछोला, राजसमंद, फतेह सागर, डिडवाना, तलवारा और जयसमंद है। नेक्स्ट गुजरात की झीलें देखेंगे, उसमें नल सरोवर, नारायण सरोवर और हमरसर। नेक्स्ट तमिलनाडु की झीलें, उसमें आएगी कालीवेली, कोडाईकनाल और बेरीजाम। बेरीजाम तमिलनाडु में है और वेरीनाग जम्मू कश्मीर में है, तो इसको थोड़ा क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट कर्नाटक की झीलें, उसमें वेलांदूर और पंपा। केरल की झीलों में वेम्बनाड, सस्थमकोट्टा, अष्टमुडी और पेरियार। आंध्र प्रदेश की झीलों में कोलेरू, पुलिकट और भद्रापल्ली। पुलिकट झील एक लैगून झील है जो दो राज्यों के सीमा पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम देखेंगे तेलंगाना की झीलें। तो तेलंगाना में हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें हैं। पंजाब की झीलों में हरिके बैराज जो कि रोपड़ में है और कांजली झील। सिक्किम की झीलों में टम्बाओ, चोलामू और गुरटुंगमर। नेक्स्ट देखेंगे असम की झीलें। तो असम की झीलों में सबसे पहले आएगी चंदुबी, चपनाला, हाफलांग और दीपोरबिल। महाराष्ट्र की झीलों में कोराडी, लोनार, पवई, सलीम अली सरोवर, ये महाराष्ट्र की झीलें हैं। मेघालय में उमियम झील है और मिजोरम में पाला झील है। मणिपुर में जो झील है वो लोकटक झील है और इस लोकटक झील पे ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही एक नीलगिरी सांगाई करके एक डियर है, उस पर वो उसके लिए वहीं के लिए फेमस है। और जिस पे ये जो छोटे छोटे पार्ट्स उस लेक पे घूम हैं ग्रीन कलर के, उसको फुमडिस बोला जाता है। तो जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उस पर संरचना तैर रही है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फुमडिस बोलते हैं। यहाँ पे एक दूसरी झील है, वो है यालपट। नेक्स्ट हिमाचल की झीलों में रेणुका, नाको, सूरजताल और चंद्रताल। उत्तराखंड की झीलें हम देखेंगे, इसमें नैनीताल, नौकुहिया ताल, रूपकुंड, खुरपा ताल। जितनी भी ताल करके लास्ट में झीलें रहती हैं वो उत्तराखंड की ही हैं। लद्दाख में पेंगोंग त्सो और त्सोमिरिरी। जम्मू कश्मीर की झीलों में अंचार, वेरीनाग, शेषनाग, डल, वूलर और अनंतनाग। ओडिशा की झीलों में चिल्का और अंशुपा। नेक्स्ट हरियाणा की झीलों में बड़खल और ब्लूबर्ड, ये सब झीलें हरियाणा की हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम पोर्ट्स देखेंगे, क्योंकि पोर्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से राज्य में है। तो गुजरात में जो पोर्ट्स हैं उसमें मुंद्रा, कांडला, सूरत, भड़ौच, भावनगर, पोरबंदर, वेरावल और दहेज, ये सारे पोरबंदर जितने भी वहाँ पे जो बंदरगाह हैं ये गुजरात के हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्र में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और रत्नागिरी। गोवा में मार्मुगाओ है। केरला का जो पोर्ट है वो कोचीन और आलप्पुझा में है। कर्नाटका में मंगलौर। तमिलनाडु में नागपट्टनम, तूतीकोरिन, चेन्नई, कामराजर। जो चेन्नई का पोर्ट है ये कृत्रिम रूप में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है, तो चेन्नई का पोर्ट आर्टिफिशियल है। और ये एक खुला हो है कि उसमें होता है ना समुद्र में खुले में लंगर कौन सा डालते हैं, कहाँ पे किस पोर्ट में डालते हैं, तो वो चेन्नई है। यानी कि चेन्नई का पोर्ट खुला हुआ है और ये प्राचीन भी है। आंध्र प्रदेश के पोर्ट में विशाखापट्टनम,
काकीनाडा और मछलीपट्टनम। जो विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है ये सबसे गहरा पोर्ट है। और अभी आरओ के पेपर में पूछा गया था पोर्ट से रिलेटेड, तो उसमें विशाखापट्टनम पोर्ट को बताया गया था कि ये लैंडलॉक्ड है। नेक्स्ट, ओडिशा में पारादीप है और बंगाल में कोलकाता और हल्दिया पोर्ट भी है जो कि हल्दिया नेशनल वाटरवे वन से जुड़ा हुआ है। और पारादीप और ये ओडिशा और बंगाल के ही एक जगह लोकेशन पर है। यहाँ पे पोर्ट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जनजातियाँ, क्योंकि जनजातियों से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे केरला की जनजातियों के बारे में। केरल में चेंचू, मोपला, टोडा और पालियन, ये सारी जनजातियाँ केरला की हैं। कर्नाटक में वेट्टाकुरुबी। तमिलनाडु में टेडा, बडगा और पालियन। टेडा जनजाति नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उस पे पाई जाती है और इस जनजाति की विशेषता ये है कि यहाँ पे बहुपतित्व प्रथा रहती है, यानी कि एक फीमेल कई लोगों से मतलब शादी करती है। तो ये प्रथा तमिलनाडु के टेडा जनजाति में है। ओडिशा में जो जनजातियाँ हैं उसमें खेरिया और कोंद है। झारखंड में मुंडा, तमरिया, संथाल, खेरिया, उराव और बिरहोर है। और एक और इसमें बात है, जो संथाल जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में, तो कोल, मारिया और कोरबा। कई जनजातियां जो हैं कई जगह से कॉमन है, क्योंकि जैसे जो सीमावर्ती राज्य होते हैं आसपास के, तो वो जनजाति जो वहाँ के जंगल में फैली हुई रहती है और जंगल का कोई दायरा तो है नहीं कि सीमित होगा, तो वो 2 राष्ट्रों में फैला होता है, तो जनजाति उनमें कॉमन पाई जाती है। तो कई जगह कॉमन होगी, जैसे छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं आप, झारखंड की देख सकते हैं और एमपी से भी रिलेटेड रहेंगी, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें एमपी राजस्थान का इलाका एक पास का है, तो वहाँ पे कॉमन हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एमपी की जनजातियों में कोल, कोरकू और सहरिया और बैगा जनजाति भी यहाँ पे है एक। राजस्थान में भील, सहरिया और मीणा जनजाति। हिमाचल में गद्दी, एक मिनट, हिमाचल में गद्दी और हैती जनजाति है। उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां हैं उसमें गोंड, थारू, खरवार, बुक्सा, माहीगीर और जौनसारी। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उसमें उत्तराखंड में है और थारू जनजाति दीपावली त्यौहार को शौक के रूप में मनाती है। तो ये भी इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है, तो वो थारू जनजाति है। उत्तराखंड में जौनसारी और भूटिया जनजाति है। अंडमान निकोबार में सेंटिनलीज, शेम्पेन, जोरवा और ओंगे जनजाति है। आंध्र और तेलंगाना में यानदी जनजाति है। नागालैंड में कोन्याक, नागा, रेंगमा और अंगामी जनजाति है। अरुणाचल में मिशमी, डफला, मिरी और आतापानी जनजाति है। सिक्किम में लेप्चा, लिम्बूस और भूटिया जनजाति है। मणिपुर में पेते, कुकी और मेतेई जनजाति है। मिज़ोरम में लुशाई जनजाति है। और यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी है, इन सभी राज्यों में या यूटी में जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें आ जाता है कि किस में जनसंख्या जनजाति की है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जनजातियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट हम इसमें नीचे देखेंगे कि बाकी के अपने, एक मिनट, नेक्स्ट हम इस वीडियो में अपवाह तंत्र को देखने वाले हैं, जिसको मैंने नदी तंत्र के हिसाब से बांट के इसमें लिखा है कि सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ये तीनों तंत्र हम पढ़ेंगे और उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंधु नदी का तंत्र, और इसमें हम सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में ही पढ़ेंगे। सिंधु नदी का जो उद्गम है
वो बोखर्चू ग्लेशियर से है। और ये बोखर्चू ग्लेशियर कहाँ पे है? ये मानसरोवर झील के पास में है। और जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसकी जो वेस्टर्न नदियाँ हैं उसमें चिनाब, सिंधु और झेलम है। ईस्टर्न नदियों में सतलज, व्यास और रावी है। सिंधु समझौता के बारे में भी यहीं पे देख लेंगे, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर ये हुआ है तब से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये समझौता बंद किया गया है अभी। तो सिंधु समझौता 1960 में होता है और इसमें जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियाँ हैं, इन 3 नदियों का जो पानी है उसका 20% यूज़ भारत के द्वारा किया जाएगा, बाकी 80% यूज पाकिस्तान के द्वारा होता है। और बाकी जो 3 नदियाँ होती हैं उस पर भारत का पूरा अधिकार रहता है। तो ये 3 नदियाँ रखेंगे कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का जो पानी है सिर्फ 20% भारत यूज़ कर सकता है। इसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे हम। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें आएगी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जांस्कर, सिगार, गिलगिट जो कि बाएं तरफ से है, श्योक, नुब्रा, कुर्रम और गोमन ये दाएं तरफ से है। इसकी जो ये 5 नदियां हैं ऊपर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां पंचनद के नाम से मीठन कोट में जाके एक साथ मिलती हैं और वहीं से ये लोग आगे पाकिस्तान के एरिया में बहती हुई बाद में अरब सागर में नदी गिर जाती है। तो ये नदियाँ पंचनद के नाम से मीठन कोट में मिलती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें झेलम नदी के बारे में। इस तंत्र की जो नदी है, तो झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झरने से होता है जो कि पीर पंजाल श्रृंखला में है और ये वुलर नदी में जाके समाहित हो जाती है। जो वुलर झील है उसी में जाके ये समाहित हो जाती है। यानी कि झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के झरने से होता है और ये जाके वुलर लेक में एंड हो जाती है। और इसी नदी पर श्रीनगर स्थित है और ये जाके पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। यानी कि वुलर झील में जो है उसमें झेलम नदी का ही उत्तरदायित्व है, आप उसको ध्यान रखिएगा। और बाद में यही झेलम नदी आगे जब वुलर झील से निकलेगी, बाद में ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। और जो झेलम नदी की सहायक नदी है वो किशनगंगा है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी का जो उद्गम है वो चंद्रा और भागा नाम की 2 धाराएं हैं, वो आके जब मिलती हैं तो ये चंद्रभागा के नाम से हो जाती है। और लाहौल जो है उसमें जो बड़ा लाचा दर्रा है वहाँ से निकल की हैं ये दोनों धाराएं। और जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चिनाब ही है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो नदी चिनाब है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे रावी नदी के बारे में। तो जो इसका उद्गम है ये रोहतांग के दर्रे से होता है जो कि कांगड़ा ज़िले में है और पाकिस्तान के जो सराय सिंधु है उसमें जाकर चिनाब में मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि ये जो रावी नदी है और झेलम नदी है ये दोनों नदियाँ चिनाब में ही जाके मिलती हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट है इसमें व्यास नदी। तो इसका जो उद्गम है वो व्यास कुंड से होता है और कभी कभी व्यास कुंड की जगह ऑप्शन में रोहतांग दर्रा भी होता है कि मान लो व्यास कुंड नहीं दिया है तो उसका ऑप्शन रोहतांग दर्रा हो जाएगा। और ये कुल्लू की पहाड़ी में है यहाँ पे। और जो हरके बैराज है इसमें 2 नदियों का संगम है, व्यास और सतलज। यानी कि हरके बैराज व्यास और सतलज नदी के द्वारा ही निर्मित है और ये जो व्यास है ये सतलज की सहायक नदी है और इंदिरा गांधी नहर भी यहीं पे ही है। नेक्स्ट है सतलज नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसका उद्गम है ये राकस्ताल से होता है और ये शीप किला दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि शीप किला दर्रा कौन से राज्य में है, क्योंकि दर्रे में पढ़ा चुकी हूँ इससे जो पहले लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने शीप किला दर्रे के बारे में बताया था कि ये किस राज्य में है। तो प्लीज़ कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा। जो सतलज नदी है ये ट्रांस हिमालयी नदी है। अब ट्रांस हिमालयी नदी का मतलब ये हुआ कि जो हिमालय की ट्रांस वाली श्रृंखला है जिसमें काराकोरम रेंज है, काराकोरम लद्दाख रेंज, ये वहाँ की नदी है और ये एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है और जो कि हिमालय की जो तीनों श्रृंखलाएं हैं उसको काटती हुई निकलती है।
यानी कि जो हिमालय की श्रृंखलाएं मैंने इससे पहले क्लास में बताई थी सारी, चारों वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय और ये शिवालिक वगैरह के बारे में, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ये एक पूर्ववर्ती नदी है जो कि हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। जो हिमालय की श्रेणियाँ बनेगी उसको ये प्रवाहित करती है। इसकी जो सहायक नदी है वो व्यास है और स्पीति है, और इसी नदी पे ही भांखड़ा नांगल बांध बंधा हुआ है। इस नदी पे ही भांखड़ा नांगल बांध है। सिंधु नदी तंत्र के बाद अब हम इसमें देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, और इस तंत्र में हम सबसे पहले गंगा नदी के बारे में ही पढ़ेंगे। गंगा नदी का उद्गम हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसका जो उद्गम है ये गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और इस ग्लेशियर में ये भागीरथी नाम से निकलती है। यानी कि जो गंगा की जहाँ से शुरुआत होती है तो सबसे पहले इसका नाम भागीरथी होता है। और देवप्रयाग एक स्थान है, वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा के नाम से जानी जाती हैं। यानी देवप्रयाग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं आके, और फिर वहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। 2023 में सिंगल स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन था, और 2024 में चारों प्रयाग का दे के मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। गंगा की जो बाएं तट की नदियाँ हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व हम देखेंगे, उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती और महानंदा है। और जो गंगा नदी है वो पूर्ववर्ती अपवाह रखती है, और जो इस गंगा नदी का डेल्टा है ये हुगली और मेघना नदी के नाम से बनता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। जो कि पढ़ते हैं ना, सुंदरबन का डेल्टा किससे बना है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है, और उसमें हुगली और मेघना नदी का भी सहयोग रहता है। और जो फरक्का जगह है वहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और जब बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है वहाँ पे इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, ये जगह भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से बुलाते हैं। गंगा की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे तो रामगंगा, शारदा को ही काली नदी के नाम से भी कहते हैं, साई, गोमती, घाघरा, राप्ती, सरयू, गंडक, सप्तकोसी और कोसी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। और इसकी कुछ सहायक नदियां इसमें भी नीचे लिखी हैं, यमुना, कर्मनाशा, सोन और पुनपुन, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में मिलती है, जहाँ पे अभी आपने देखा था कि कुंभ लगा था। तो इसमें हम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब गंगा की सहायक नदियों के साथ में हम इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे, क्योंकि उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले रामगंगा नदी का उद्गम गैरसेंण से होता है, जो कि गढ़वाल पहाड़ी यानी कि उत्तराखंड में है, और कन्नौज में ही ये रामगंगा नदी गंगा में समाहित हो जाती है। ये स्थल जरूर याद रखिएगा कि कहाँ पे, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस स्थान पे मिलती है। तो गंगा नदी में रामगंगा नदी कन्नौज में आके मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे काली नदी के बारे में, जिसको शारदा के नाम से भी बुलाते हैं। तो जो काली नदी का उद्गम है ये मिलाम हिमनद से होता है, और मिलाम हिमनद से जब ये निकलती है तब वहाँ पे इसका नाम गौरी गंगा होता है, और ये बाराबंकी में जाकर घाघरा में मिल जाती है। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, और ये सोनपुर जो कि पटना में है वहाँ पर जाकर ये गंगा में मिल जाती है। और काली गंडक और त्रिशूल गंगा मिलके ही गंडक को निर्मित करती हैं। नेक्स्ट है केन नदी। तो इसका जो उद्गम है कैमूर पहाड़ी से होता है, जो कि सतना में है मध्य प्रदेश में, और बांदा जिले में ये यमुना में मिल जाती है, और केन नदी के तट पर ही चित्रकूट स्थित है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सोन नदी, जो कि गंगा की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। तो जो सोन नदी है इसका जो उद्गम है ये अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, और इसको वहाँ पे स्वर्ण नदी कहते हैं। आरा जो कि पटना में है वहाँ पर ये गंगा में मिक्स हो जाती है, यानी कि पटना में जाके ये मिल जाएगी।
नेक्स्ट है दामोदर नदी। तो ये छोटा नागपुर के पूर्वी भाग से निकलती है और जो फाल्टा एक जगह है वहाँ पे जाकर हुगली में मिल जाती है, और दामोदर नदी को ही बंगाल का शुक कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ बराकर, जमुनिया और बरकी हैं। नेक्स्ट देखेंगे यमुना नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है गंगा के साथ ही साथ। यमुना नदी का जो उद्गम है ये बंदरपूछ जो एक जगह है ये यमुनोत्री में, और यमुनोत्री भी इसका उद्गम कहीं कहीं लिखा पूछते हैं और कहीं कहीं बंदरपूछ पहाड़ी भी पूछ लेते हैं, तो दोनों लर्न करिएगा, बंदरपूछ में और ये यमुनोत्री में। और ये प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है और ये गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। और यमुना नदी चंबल ज़िले में यमुना नदी चंबल नदी से इटावा में मिलती है, यानी कि इटावा ज़िले में चंबल नदी आएगी और यमुना से मिक्स हो जाएगी। हमीरपुर ज़िले में बेतवा नदी यमुना में मिल जाएगी। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था बेतवा और हमीरपुर का स्टेटमेंट में यमुना नदी के बारे में, तो याद रखिएगा कौन से ज़िले में मिल रही है। इटावा ज़िले में चंबल नदी मिल रही है और हमीरपुर ज़िले में बेतवा नदी मिल रही है, और भोजहा बांदा में केन नदी मिल जाती है। इसकी जो दाहिनी सहायक नदियां हैं उसमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये क्वेश्चन इसी लाइन में पूछा गया था इसकी दाहिनी नदियां। और इसकी बाएं तट की नदियों में हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुण है। इनको बिल्कुल अच्छे से लर्न करिएगा क्योंकि अपवाह प्रणाली से और नदियों का हर साल क्वेश्चन होता है, उनके सहायक नदियों से होता है, उनके उद्गम स्थल से होता है, और कहाँ पे ये मतलब लास्ट में जाके ख़त्म होती हैं, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो नदियों के बारे में हर एक कॉन्सेप्ट जरूर लर्न करिएगा। नेक्स्ट चंबल नदी के बारे में, तो ये महू एक जगह है जो कि मालवा पठार पे है, ये वहाँ से निकलती है और ये इटावा में यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है, तो वो नदी चंबल है। इसकी सहायक नदियों में बनास, मेजा, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा है। इस पे कुछ बांध भी हैं चंबल नदी पे, तो इस पे जो बांध है वो राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है और जवाहर सागर, ये सारे बांध चंबल नदी पर है। गंगा तंत्र की जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियाँ थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, आंशी ग्लेशियर वहाँ पे जो चेमा युंगडुंग करके है उससे ही उद्गमित होती है, और वहाँ पे इसको यरलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। और जो नामचा बरवा पर्वत है अरुणाचल सीमा पे, वहाँ पे ये यू मोड़ से भारत में प्रवेश करती है अंदर की तरफ, और अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहिंग के नाम से पुकारा जाता है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से पुकारा जाता है। और जो दिहिंग और लोहित नदी हैं यही मिलकर ब्रह्मपुत्र को निर्मित करती हैं, मतलब ये दिहांग में ही जो नदी आई है अरुणाचल में, वहाँ पे लोहित इससे मिक्स होगी और ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और ब्रह्मपुत्र नाम जाके इसका असम में पड़ जाता है। इसकी बाईं तरफ से सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कलांग है। दाएं तरफ की जो सहायक नदियां हैं उसमें सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस हैं। और जो माजुली नदी द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही निर्मित होता है। कुछ हम पश्चिम प्रवाही नदियाँ देख लेंगे। तो पश्चिमी प्रवाही जो नदियाँ हैं वो नर्मदा है, साबरमती है, माही, कालिंदी, शारावरी और पेरियार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ जो है अरब सागर में आके गिरती हैं, तो नर्मदा, तापी, ये सब याद रखिएगा, ये सब नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती हैं। और पूर्व प्रवाही नदियों में स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नार और पालार। तो ये जो 3 बड़े तंत्र हैं वहाँ की नदियाँ हमने पढ़ ली हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट नदियाँ प्रायद्वीप भारत में भी हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इन सब नदियों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ की नदियों की सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो प्रायद्वीप की भारत जो नदियाँ हैं, सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे स्वर्णरेखा नदी से।
तो जो स्वर्ण रेखा नदी है ये रांची के पहाड़ से निकलती है और जो इसका ये बालासोर के निकट BOB जो लिखा है ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये बालासोर के निकट बे ऑफ बंगाल में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। तो जो ब्राह्मणी नदी है ये कोयल नदी और शंख नदी के संगम से निर्मित होती है और जो ब्राह्मणी वैतरणी नदियाँ हैं ये मिलकर डेल्टा का निर्माण करवाती हैं। और जो ओलिव रिडले कछुए जो होते हैं तो ये ब्राह्मणी वैतरणी नदियों का इसमें सहयोग होता है जो कि ओडिशा के तट पे हैं, तो उसमें ओलिव रिडले काफ़ी कछुए निकलते हैं और वहाँ पे वो प्रजनन करते हैं और अपने अंडे देते हैं, तो ये सब उसका कॉन्सेप्ट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है महानदी। तो जो महानदी है ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है जो कि अमरकंटक पहाड़ी पर है और महानदी पर ही हीराकुंड बांध है और टिकारा पारा बांध है। इसकी सहायक नदियों में ओंग, जोंक, मांड और हसदेव है। नेक्स्ट है गोदावरी जो कि प्रायद्वीप भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है और प्रायद्वीप भारत की ही सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी को ही कहा जाता है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से जो कि नासिक में है वहाँ से होता है और इसका प्रवाह मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा कहते हैं और इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण गंगा के बारे में कौन सी है, तो गोदावरी लिखा देखा जाता है और कभी कभी कावेरी को भी टिक लगाया हुआ दिखाया जाता है आंसर में, और ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसको अच्छे से इसको समझ लीजिए कि अगर पूछा जाए कि भारत की दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, दक्षिण गंगा का कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसी नदी जो दक्षिणी भाग में बह रही हो तो गोदावरी कहेंगे। और अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा, यानी कि उस क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो साउथ का पार्ट है, अगर हम उस पार्ट को देख के वहाँ की गंगा के बारे में बात करें तब उसमें आंसर कावेरी नदी होगा। लेकिन अगर पूरे भारत के पर्सपेक्टिव से दक्षिणी भाग की तरफ से गंगा पूछी जाए तो गोदावरी होगा और सिर्फ दक्षिण का भाग लेके वहाँ की गंगा पूछा जाए तो कावेरी आंसर होगा। इसलिए जब दक्षिण गंगा लिखा हो तो गोदावरी को टक कीजिएगा और अगर लिखा हो दक्षिण भारत की गंगा तब कावेरी को आप उसमें चूज़ करेंगे। तो इसको याद जरूर रखिएगा और इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और राजमुंदरी में ये अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी इम्पॉर्टेंट सहायक नदियाँ उसमें दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, दरना, प्रवरा, मुला और मंजीरा, ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी प्रायद्वीप भारत की सेकंड लार्जेस्ट है, यानी पहले लार्जेस्ट तो गोदावरी हो गई और सेकंड है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है जो कि नासिक में है और इसका प्रवाह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं उसमें पंचगंगा, दोन, भीमा, मूसी, मुलेर, मुनेर, दूधगंगा, मालप्रभा, तुंगप्रभा और कोयना है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर ही है। एक चीज़ याद रखिएगा, पंचगंगा, दूधगंगा ये कृष्णा की हैं, वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। मान लो गंगा गंगा करके ही लिख दिया जाए तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, 4 ऑप्शन में 4 गंगा भरी पड़ी हैं। तो गोदावरी में पेन वेन ऐसे करके याद रखिएगा, पेन वेन सिमिलर है तो ये गोदावरी का आएगा और पंचदूध करके जो आएगा वो कृष्णा का रहेगा और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे अपनी 1 मिनट कावेरी नदी। तो जो कावेरी नदी है इसका जो उद्गम है ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से होता है जो कि कोडागू ज़िले में है और इसका प्रवाह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी।
इसकी सहायक नदियों में हेमावती, हिरंगी, अमरावती, काबिनी, स्वर्णरेखा, भवानी और लोकपावनी है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही है और कृष्णा सागर जलाशय भी कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट है हमारी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो कि मैकाल श्रृंखला में है और ये इसका जो प्रवाह है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इसमें होता है और अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। इसी नदी पर जो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि भेड़ा घाट में पड़ता है, वो भी नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी इस तरीके की नदी है जो कि भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी क्या, जैसे कि एक तरफ विंध्य की श्रृंखला है, एक तरफ सतपुड़ा की श्रृंखला है, तो इसके इन दो पहाड़ियों के बीच में ये जो यहाँ पे जो ये बचेगा, इसी से होके नर्मदा नदी बहती है। इसलिए ये क्वेश्चन में याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ऊपर है ये विंध्य है और नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी है, यानी कि इसके उत्तर में विंध्य, दक्षिण में सतपुड़ा और इसके बीच से नर्मदा नदी होके बह रही है। और यहाँ पे ताप्ती नदी बहती है, तो ये पूरा लर्न करिएगा। इसकी सहायक नदियों में तवा, दूधी, बरना और कोनार है। नेक्स्ट है तापी नदी। तापी नदी का उद्गम बैतूल से होता है, मुल्ताई से होता है जो कि बैतूल ज़िले में है और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें पूर्णा, गिरना और मंजरा शामिल है। क्वेश्चन पूछा जाता है नदी बेसिन का, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। तो 4 इसमें से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग से ही लर्न कर लेना है कि कौन सी नदी के बाद किसका बेसिन रहेगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा बेसिन गंगा का है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद महानदी से फिर ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी और तापी, ये नदियों का क्रम है। हो सकता है किसी के मन में आए कि ब्रह्मपुत्र नदी तो इतनी बड़ी है और ये महानदी के बाद में क्यों, तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तो बड़ी है लेकिन जो इसका भारत में प्रवाह है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप सोचिए ये अरुणाचल से प्रवेश करेगी और नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट में बहते ही नॉर्थ ईस्ट में जैसे घुसेगी, असम से बहते हुए भी नीचे ये सीधे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। तो उस हिसाब से जो भारत में इसका जो एरिया है वो उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर अदर रिवर्स, तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा। लंबाई के क्रम में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ी है गंगा, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, घाघरा, महानदी और कावेरी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिवर है मैंने इसी के बारे में लिखा है, क्योंकि इतनी सारी रिवर है सारे के बारे में लिखना पॉसिबल नहीं है। और आयोग जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स होती हैं उनके बारे में ही क्रोनोलॉजी लगाने के लिए सेट करता है। तो हो सके तो इतना तो लर्न ज़रूर ही कर लीजिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मेरा भी अभी तबीयत कुछ ज़्यादा सही हो नहीं पाई है, तो ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी कवर हो सके और प्रीलिम्स से पहले सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जा चुके हों, तो इससे आपको हेल्प भी मिल जाएगी और मुझे भी इससे फ़ायदा ही रहता है, क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ वही मैं खुद भी पढ़ती हूँ, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इधर उधर के नहीं है, जो है ईमानदारी से आपके साथ भी रखा जाता है। तो हो सके तो आप भी उसी ईमानदारी से इसको पढ़िएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही किया करिएगा इसके लिए। ओके, थैंक यू।